नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे खास शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन पर नजर छत्तीसगढ़ की नहीं पूरे देश की है। एक समय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, विधायक, सांसद, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, हर पद जो एक पार्टी किसी अपने कार्यकर्ता को दे सकती, वो सभी पदों पर वो सुशोभित रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने लंबे समय से, ऐसे समय में जब कई लोग पार्टी छोड़कर गए, वो दृढ़ता से भारतीय जनता पार्टी के साथ डटे रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरकार जाने के 4.5 साल बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बड़े आदिवासी नेता और फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी की। बहुत स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद सर, पहला सवाल मेरा यही है कि सोशल मीडिया में बात कर ले हम, तमाम जगह एक चर्चा हो रही है कि नंद कुमार साय आए हैं कांग्रेस में तो कोई डील है इसके पीछे। क्या डील की कोई बात है? किस डील के तहत साय साहब आए? क्योंकि साय साहब ने उस समय भी दामन नहीं छोड़ा जब साय साहब को सीएम बनाते बनाते बीजेपी ने रोक दिया था। उस समय भी साय साहब ने नहीं छोड़ा जब बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में थे, अजीत जोगी के साथ आ गए थे। उस समय भी नहीं छोड़ा जब 15 साल कहीं ना कहीं साय साहब बहुत जगहों पर सरकार होते हुए भी छत्तीसगढ़ में अपने आप को असहज महसूस करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ साय साहब जो अचानक सब कुछ बुरा लगने लगा, और जो बुरा लगा तो सीधा कांग्रेस में साय साहब आ गए? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में उस समय से हूँ जब इस देश के नहीं दुनिया के एक सशक्त और अत्यंत देश के जाने माने नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह जी भंडारी, सुषमा स्वराज जी और अनेक वरिष्ठतम नेता, श्रीमंत राजमाता सिंधिया, ये सबके साथ मैंने काम किया है। और बहुत सारी बातों को लेकर के हम लोग काम करते थे, देश के लिए, समाज के लिए। वो पार्टी उस रूप में थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे भारत के संबंध में, ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसके कंकर कंकर शंकर हैं, इसके बिंदु बिंदु गंगा जल है। इस रूप में इस राष्ट्र को देखने वाले लोग, महाकवि और कितने ग्रंथ लिखे, वो उनके साथ रहा। और लंबे समय तक हम सांसद, विधायक, जैसा आपने बताया, हम रहे भी। यहाँ पर जैसे कुछ दिनों से, 1 आध साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा। और मैं कोशिश करने लगा कि भाई इसको थोड़ा समय बाकी है, अभी सभी लोग मिलें तो इसको थोड़ी ताकतवर बनाई जा सकती है, जीत की संभावनाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है। यहाँ से कई लोगों से बात किया, केंद्र में भी कोशिश की। सेंटर के जो हमें प्रमुख नेता हैं वो भी काफ़ी बिजी हैं। वहाँ कोशिश किया कि मैं कुछ बात छत्तीसगढ़ के संबंध में बताना चाहता हूँ। यहाँ भी बहुत कोशिश हुई, मुलाकात कुछ वरिष्ठ लोगों से जो आते जाते हैं उनसे नहीं हो पाई। केंद्र में भी संपर्क नहीं हो पाया। यहाँ मैं केवल सामान्य सदस्य था। ये जो बड़ी मीटिंग होती थी, कोर ग्रुप, चुनाव समिति, वित्त समिति, इसमें से हम बाहर थे। तो मेरे को लगने लगा कि क्या सोच रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं। मेरी उस समिति में होना पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम पार्टी के लिए कुछ अपने अनुभव का, इतनी लंबी यात्रा का कुछ योगदान दे सकें, पार्टी ताकतवर हो सके, कहीं कमज़ोर ना हो, इस दृष्टि से तो उपयोग होना चाहिए। लेकिन बहुत समय, 1 साल से मेरा प्रयत्न हो रहा है। केंद्र में भी मैंने मैसेज किया कि मैं मिलना चाहता हूँ वरिष्ठ लोगों से, कहीं संपर्क नहीं हो पाया। किसी ने खबर जरूर भेजा कि आपकी सूचना आई है, हम कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे समय खत्म हो गया। और यहाँ मुझे केवल सामान्य सदस्य, जो प्राथमिक सदस्यता होती है, उस रूप में ही रखा गया था, बाकी हम कहीं नहीं। साहब, लेकिन बहुत लंबा समय, 1941 के आसपास आपका जन्म, 77 साल आपकी आयु हो गई, जिसमें विधायक आप रहे, सांसद रहे, राज्यसभा भी गए आप, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। मतलब साफ है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा सीधे तौर पर, तमाम पद आपको मिले, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष। एक कार्यकर्ता के लिए क्या इतने पद कम थे? और आप ये, ऐसा नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन को भी मौका मिलना चाहिए? कब तक, आप भी खुद कहते हैं कि नए लोगों को सामने आना चाहिए,
तो क्या वो पर्याप्त नहीं था इतने सारे पद अचानक? जी, पद के लिए मैंने कभी कोई बात नहीं की, उपयोग तो होना चाहिए ना। आप किनारे डाल देंगे, जैसे आपने कहा कि आपको ये दिया गया वो दिया गया, इस पार्टी को बचाने के लिए हमने नगर घड़ी चौक में डंडे खाए, पैर फ्रैक्चर हो गया, 166 लोग घायल हुए थे, और प्लास्टर बांध के पूरा साल भर मैंने दौरा किया पूरे प्रदेश का। परिणाम यह हुआ कि अजीत जोगी जैसा चीफ मिनिस्टर और उसकी सरकार को पराजित करके बीजेपी की सरकार बना दी गई। ये हम लोगों ने भी तो किया। सवाल वो नहीं है, हम किसी दायित्व के लिए, पद के लिए नहीं, लेकिन व्यक्ति का सम्मान किसी न किसी रूप में वहाँ तो बचा रहना चाहिए। बीजेपी में एक बात है कि लंबा उम्र हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, किसी पद में आने की जरूरत नहीं है। किसी को आप क्यों चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या कोई और पद में क्यों देंगे, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए अनुभव का, इतनी लंबी यात्रा का आप उपयोग तो कर सकते कोई हैं। डील हुई है क्या कांग्रेस से? कोई कहता है कि आप अपने लिए टिकट चाह रहे हैं, बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं, कोई कह रहा है कार्यकारी अध्यक्ष, कोई तो ये भी कह रहा है कि कोई आर्थिक रूप से भी कोई डील हुई है, ऐसा कुछ है क्या? ये सारी बातें पूरी तरह से असत्य, निराधार और तथ्यों से परे है, पूरी तरह गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने जीवन काल में पैसे के लिए कोई काम नहीं किया, आज तक कोई उदाहरण कहीं पर मिल नहीं सकता। हमारी आर्थिक स्थिति घर की हो, कहीं की हो, कोई भी देख सकता है। इसलिए ये सब अंदाज करना, जो भी लोग कह रहे हैं, मेरे टिकट नहीं चाह रहे हैं नंद कुमार साय जी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो उसका काम है, लेकिन मेरी अपनी कोई योजना या कोई आग्रह इस विषय पर नहीं है। नंद कुमार साय जी, जहां से आप आते हैं, जशपुर से, तपकरा वो इलाका, पार्टी के कई नेता, वहां के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो काफी असहज होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, क्योंकि आपसे बड़ा कोई आदिवासी चेहरा है नहीं साहब, सब ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी में थे जब भी, आज आप कांग्रेस में आ गए तो शायद कांग्रेस में तो अब आपके कद का कोई नेता आदिवासी है ही नहीं। वहां के पार्टी के लोग असहज नहीं, जो सिटिंग एमएलए है वहां पर, आज नहीं तो कल आप मांग करेंगे टिकट, बेटे के लिए मांग करेंगे, लेकिन कद आपका वहां लगातार बढ़ा है, तो जो पुराने लोग हैं वो असहज महसूस नहीं करेंगे साय जी के आने के बाद? कांग्रेस की बात कर रहा हूं, सहयोग मिलेगा आपको? पूरी तरह से उनको असहज होने की जरूरत नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हम जसपुर में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे अपनी तरफ से। पार्टी की क्या इच्छा होगी अलग बात है। उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए कि उनको कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हम कोई चुनाव लड़ने के लिए, किसी क्षेत्र विशेष से किसी पद पर जाने के लिए हम नहीं आए हैं। साय साहब, आप हर बार ये कहते रहे कि एक साजिश, अजीत जोगी के खिलाफ आपको चुनाव में लड़ाया गया। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव बहुत बड़ा टाइकून थे, बहुत बड़ा नाम थे, उनका कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए था, लेकिन एक साजिश, हर समय हर इंटरव्यू में एक साजिश की तरफ इशारा करते हैं आप। ऐसी कौन सी साजिश थी जिसके तहत ये चीफ मिनिस्टर जुदेव साहब नहीं बन पाए? देखिए, ऐसा है, आज तो पत्ते खोली दीजिए कम से कम साय साहब। नहीं, वो तो स्पष्ट बात ये दिखती है। कई बार मैंने इस बात को बताया है। कुमार साहब तो थे ही, वो बहुत बड़ा बड़ा काम करते रहे, बड़े। उस समय उनके साथ में मैं कुछ, आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा, दिलीप सिंह जी एक समय कार्यक्रम में थे, वहाँ उनके साथ में फुड़िया दीवान प्रदीप नारायण सिंह भी साथ में थे। वो एक कोई कार्यक्रम कर रहे थे। पुलिस वालों ने वहाँ से प्रदीप नारायण जी को कोई आधार, कोई छोटा मोटा विषय को बना करके घसीट करके उसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए, ये केवल दिलीप सिंह को बदनाम करने के लिए और वहाँ पर उनके आभा को कम करने के लिए। कई ऐसी घटनाएं हुई, उस पीरियड की बात कर रहा हूँ। उससे हम लोग बड़े दुखी हुए। मैंने अभी भी इसको बोल करके वीडियो जारी किया था। ये केवल दिलीप सिंह जी को बदनाम करने के लिए वहाँ कई लोगों को लाल बत्ती दे दिया गया, ताकि आभा जो कुमार साहब का है, हमारे बंधु हुआ करते थे, जिन्होंने मूछ को दांव पर लगाया सरकार बनाने के खुद लिए। की मूछ को दांव पे लगाया, रामविचार नेताम जी जैसा नहीं, आपके बाल को दांव पे लगाया? नहीं, खुद को लगाया कि बोले एक तरफ मैं मूछ मोड़ दूंगा अगर सरकार नहीं आएगी तो, और उन्होंने बना करके दिखाया। उनको भी बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिशें होती रही उस पीरियड में, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी जो अपना यहाँ कुछ हमारा आना जाना है, यहाँ मैं एक सामान्य सदस्य था, कोई कमेटी में नहीं, कुछ नहीं, कोई मीटिंग में नहीं। अरे भाई, पार्टी को ताकतवर बनाना है, मुझे कोई दायित्व नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। लेकिन हम अभी, ऐसा नहीं है कि उम्र दराज होने के कारण कुछ काम नहीं कर सकते। अभी हम एक बार
एक जंगल की यात्रा किए थे। 25 किलोमीटर हम पद यात्रा की, पूरा जंगल को घूम करके। और इसलिए हमें केवल इसी बात का बड़ा परेशानी था कि संभवतः हम अब काम के लायक भी नहीं बचे हैं, और ये तकलीफ इस सीमा तक हुई कि हमको ये निर्णय लेना पड़ गया। अच्छा साहिब साहब, एक वीडियो आपका आया जब आपने पहले ही एक वीडियो बना दिया था कि आप जो है 4-5 दिन पहले का था शायद वीडियो, कि आप पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उस वीडियो को रोक कर रखा गया, क्या कोई डील चल रही थी? 4-5 दिन बाद वो वीडियो अचानक बाहर आया, जबकि ये बहुत क्लियर था कि वीडियो उस दिन का नहीं था, वो वीडियो पहले का था जिसमें आपने बाद में जारी किया आपने कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, मैंने इस्तीफा तो पत्र लिख करके दिया है। नहीं, जो वीडियो में भी आपने बोला है कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा कोई हूं। बात है, मेरे को ठीक स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन हमने लिख करके शायद 1 तारीख की हो सकती है, भेजा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, और वो सारा विषय मैंने बताया कि उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं और हम ये इस्तीफा भेज रहे हैं। वो कोई मीटिंग में थे, जो ले जाने वाले थे हमारे मैसेंजर, उनको बोले हाँ ठीक है रख दीजिए, ऐसा है। उस समय भी मुझसे बात नहीं की गई, वो तो समय था। मैं बोला क्या कहते हैं, उसकी पावती भी ले लेना और उनको समझा करके दे देना, वो पढ़ सकें तो खड़े खड़े उनकी क्या राय है, कैसा है वो भी। लेकिन उस समय वो पत्र तो ले लिए, 1 घंटा लोग खड़े रहे, कोई बात नहीं हुई तो चले आए। उसका पावती वावती में कहा क्या जरूरत है, दे तो दिए आपने। तो ये सारी बातें होती रहीं, और मैं केवल पार्टी ताकतवर बने, समय कम है, सारे नए पुराने सारे लोगों को इसमें लगाया जाए और आने वाले चुनाव को की जीत को सुनिश्चित किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहता था। किसने कांग्रेस पार्टी में आपको कौन लेकर आया? तरह तरह की चर्चा है, कोई ढेबर बंधुओं का नाम लेता है, कोई दूसरी जगह का नाम लेता है, कोई एक आईपीएस अधिकारी का नाम आ रहा है। किसके कारण साय साहब जो है इतने किसी के कारण नहीं, कोई तो होगा साय साहब, कोई बात नहीं है। किससे बात हुई साय साहब की कांग्रेस में आने से? अपना स्वयं निर्णय किया है। कभी कभी हम मिलते थे, वो अपने काम की दृष्टि से चीफ मिनिस्टर साहब से, और कई बार बहुत पुराने हमारे संबंध हैं, आज का नहीं है, और उनसे भी इस संबंध में बात नहीं हुई थी। लेकिन लगातार जब ये अंतिम स्थिति आ गया, तब मैंने सीधे चीफ मिनिस्टर से बात हुई कि ऐसी ऐसी स्थिति है, सीधा उनसे बात? हाँ, कहीं किसी से बात नहीं हुई। मैंने ही अपनी बात बताई और उसके बाद में ये मामला आगे बढ़ गया। अभी जो देख रहे हैं आप, हर बार बोलते हैं कि मैं पार्टी में बहुत दुखी था। आपने सीधा तौर पर नाम भी लिया साय साहब, आप डॉक्टर रमन सिंह से बहुत दुखी थे, सौदान सिंह साहब से आप बहुत दुखी थे। कहीं ना कहीं ये वो लोग थे जिन्होंने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, या आपका जो महत्व है वो पार्टी में आपको नहीं दिया। डॉक्टर साहब से क्या दिक्कत थी? क्या केवल डॉक्टर साहब से दिक्कत थी? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। सवाल ये था कि जैसे 2003 में 2000 में छत्तीसगढ़ बना, अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। उद्देश्य ये था कि यहाँ का जो वर्ग है वो भी थोड़ा सामने आए और उनकी उपयोगिता ज़्यादा सिद्ध हो, और पार्टी ताकतवर भी बने, और लोगों का, प्रदेश का विकास भी हो। उद्देश्य ये था। 2000 में जैसे ही आया तो हम लोग चूंकि विरोधी दल में थे, हमारी मेजोरिटी नहीं थी, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हमें माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ही नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए आए थे। हम लोग विरोध में बैठे, और विरोध में आने के बाद बहुत संकट आया, लड़ाई लड़ना था जीत सुनिश्चित करने के लिए। और चुनाव के समय आपने देखा होगा कि वो मरवाही हमको टिकट दे दी गई। हमने कहा था तबकरा भी दिया जाए, क्योंकि यहाँ से हम चुनाव नहीं जीतेंगे लेकिन प्रदेश को जिता देंगे, जीत के हम आएंगे तबकरा से। वहाँ फार्म भी हम भरे, जैसे यहाँ हम चुनाव लड़े, नहीं चुनाव मैंने क्या नाम था कि अजीत जोगी के साथ टिकट दे दी गई, वहाँ नहीं दिया गया, वो काट दिए। कोई वो भी बात नहीं है। जब यहाँ लड़ाई लड़ी गई और हम प्लास्टर बांध के पूरा प्रदेश का दौरा किए, वो जीत भी हासिल हो गई। उसके बाद एम वेंकैया नायडू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो आए और हमको बोले कि भाई साहब आपको ही बनाना था चीफ मिनिस्टर, तो लेकिन आप चुनाव नहीं जीत पाए। मैं बोला क्या साजिश थी? छत्तीसगढ़ में मरवाही मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ से हमको टिकट दिए आप, वो अच्छी बात थी। मैं चुनाव नहीं लड़ता तो सरकार हमारी नहीं बन पाती, ये भी तय है। हाँ, लेकिन आपने क्या जानबूझ के मतलब ये किया? मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन तबकरा क्यों काट दिए? हाँ,
वो बात तो गड़बड़ हो गई। लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो चीफ मिनिस्टर या कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी मंत्री बनाने के लिए पहले से चुनाव जीतना कहाँ जरूरी है। 6 महीने के बाद कोई भी जो बनेगा वो जीत के आ जाएगा। तो उस समय भी ये साजिश तो थी, जिसमें जो जो लोग आप कर रहे हैं कि अगर कहीं ये मुख्यमंत्री बना दिए, जीत जाते तो सीएम बनाना पड़ता। नहीं, सीएम बनाने के लिए चुनाव पहले से जीतना कहीं जरूरी नहीं है। मैंने बताया एम वेंकैया नायडू को कि आप बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि अगर बना दिए गए, हमारे पास एक ऐसी डिजाइन थी जो सरकार में और प्रशासन में अभी तक धरती में नहीं उतरा है पूरे विश्व में। वो डिजाइन को हम उतारना चाहते थे, लेकिन लोगों को भय ये था कि एक बार कोई अगर बन गया, अब ट्राइबल है और ये कहीं सशक्त हो गया। ये तो कौन थे इसके पीछे जो आपको यही लोग हैं जो कौन, पावर नाम में बताइए थे। ना, कौन थे? नाम क्यों बताना, नाम आप तो बताइए ना 17 बार साहब। आपने बताया है, तो वही आप नाम देख थे ले, ना। जो लोग पावर में आ गए, जो लोग थे, यही लोग थे। क्योंकि साहब अब तो उस मुझे- दल में भी नहीं है, नाम बोलना चाहिए आपको। नहीं, नाम बोलने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं, जो लोग बाद में पावर में आ गए, जो किए, सारा षड्यंत्र इन्हीं का, इनके लोगों का था। और अंत में ये कह दिया गया कि आप चुनाव नहीं जीत पाए। तो मैं ये जो तर्क दिया, कहाँ जरूरत है पहले से चुनाव जीतना? वो भी तर्क नहीं माना गया। नहीं, बोले हाँ ये बात तो है, लेकिन आप जानबूझ करके किनारे करना चाहते हो, उसका कोई उपाय नहीं। साहब, हिंदूवादी एक बड़ा चेहरा कहलाते हैं आप। आपने लगातार धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव और आप लोगों ने घर वापसी चलाया। लोगों के पैर धोकर आप वापस लेते थे लोगों को जो दूसरे धर्मों में चले जाते थे। अब ऐसे समय में जब आप एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा है और कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगता है कि कांग्रेस जो है धर्मांतरण को लेकर बहुत ज्यादा मुखर नहीं है, कांग्रेस बहुत ज्यादा इसमें स्टैंड नहीं ले पाती, असहज महसूस करेंगे अपने आप? क्योंकि आपका चेहरा हिंदूवादी चेहरा, आपका चेहरा वो चेहरा जो धर्मांतरण के खिलाफ लगातार आवाज उठाता है। कैसे उठा पाएंगे कांग्रेस में रहकर ये आवाज? देखिए, हम बहुत सारे लोग पूजा करते हैं जो मानव ने जिस प्रतिमा को बनाया है। अब जितने प्रतिमा आप देखेंगे मंदिरों में, उसको कौन बनाया है? मनुष्य ने बनाया है ना। मैं उस प्रतिमा की पूजा करना चाहता हूं और हमेशा कर रहा हूं जिसको भगवान ने बनाया है। ये गरीब, आदिवासी, जनजाति, कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा बहुत गलत जगह में हैं। उनको कुछ उनकी शिक्षा नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और प्रारंभिक दिनों में मैं अपना जन्मदिन इन्हीं की बस्तियों में मनाया करता था और उनके माताओं बहनों से मिट्टी का तिलक लेकर के उस दिन उनसे आशीर्वाद लिया करता था। जिस भगवान ने जिस प्रतिमा को बनाया है, मैं चाहता हूं उनकी कुछ सेवा कर सकूं, और बाकी कोई इच्छा, कोई रुचि नहीं है। बाकी तो दल कहां क्या ड्यूटी लगाएगा वो उसका काम है। साहब 70+ का फॉर्मूला बीजेपी में बिल्कुल राइट है कि 70+ वालों को अब हम टिकट नहीं देंगे। क्या ये एक बड़ा कारण था बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आना? नहीं, ये बात रही हो चाहे नहीं रहो, वो तो ठीक है। 70+ सबको, वो अटल जी के समय से है। अटल बिहारी वाजपेयी उस बात को लेकर के बड़ा नाराज हुआ करते थे कि भाई अगर तुम उम्र वाले को नहीं दोगे या नहीं समझोगे तो अनुभव कहाँ से लाओगे? उनके प्रयत्नों का जो एक सिलसिला है उसको कहाँ से लाओगे? तो वो ठीक है वो विषय, लेकिन मैं समझता हूँ कि चुनाव लड़ना ही कोई बहुत जरूरी नहीं। आवश्यक ये था कि ये जो गरीब समाज है, तबका है, उनके लिए कुछ किया जा सके, उनको कैसे ठीक किया जा सके सरकार और बाकी की सहायता से, ये बड़ा काम है। साहब, एक तरफ धर्मांतरण का मामला तेजी से भारतीय जनता पार्टी उठा रही, दूसरा मामला उठा रहे हैं जो आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा। हालांकि 58% अभी एससी ने जो है वो अप्रूव किया है, लेकिन 76 अभी भी नहीं हो पाया है। आदिवासियों का एक बड़ा विरोध कांग्रेस के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समझाने में कामयाब हो गई कि जो नहीं मिला आरक्षण वो कांग्रेस पार्टी के कारण है। ऐसे में साये साहब की क्या भूमिका होगी उन आदिवासियों को समझाने में? क्योंकि साये साहब भी ये जानते हैं कि सरगुजा की 14 सीट, 12 सीटें बस्तर की, टोटल एसटी सीटें छत्तीसगढ़ में 29 हैं साये साहब, जो फिलहाल 27 कांग्रेस के पास है, केवल 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन कांग्रेस भी जानती है उस 27 को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। साये साहब की क्या भूमिका होगी? मैं इन आदिवासियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनको मिलें, कौन जीतेगा, किस दल का जीत होगी, वो जनता तय करेगी, लेकिन ये पूरी की पूरी उनको मिलनी चाहिए। ये कैसे मिलेगा, सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इन सारी बातों के लिए प्रयत्न होगा दृढ़ता से। कहीं इस विषय में कोई समझौता नहीं होगा, कोई दल का कोई और विषय इसमें आड़े नहीं आएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जनजातियों को मिलने वाला ये लाभ कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए।
बस्तर और सरगुजा में कहा जा रहा है साय साहब की बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण हुआ है, लेकिन सच्चाई ये भी है धर्मांतरण आज का नहीं, काफी लंबे समय से धर्मांतरण चल रहा है। जब आपकी सरकार थी, माफ कीजिएगा, जब आप बीजेपी में थे, आपकी सरकार थी, तब भी ताबड़तोड़ वहां पर धर्मांतरण हुए। कई नेता तो आरएसएस के ये भी कहते थे कि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, लेकिन चूंकि सरकार हमारी है, हम बोल नहीं पाते थे। सच्चाई है ये? देखिए, अगर ऐसा लोग कह रहे हैं तो सच हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण चाहे सरकार किसी का भी हो, ये पूरी तरह से गलत है। और इसीलिए एक टीम बनी हुई है डीलिस्ट करने का। जो लोग धर्मांतरित लोग आ गए हैं वो अलग अलग प्रकार से उसका लाभ उठा रहे हैं। एक तो आदिवासी होने का लाभ उठा रहे हैं, फिर वो एक दूसरे समाज में चले जाने के कारण वो उनका लाभ तीसरा प्रकार का मिल सकता है, दूसरे प्रकार का मिल सकता है। इसलिए जो लोग अपना मूल धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में चले गए हैं और उसका लाभ आदिवासी होने के नाते नहीं मिलना चाहिए, वो डिलिस्ट कर दिया जाना चाहिए उनके नाम पर। और जो ग्रुप इस काम में कर रहा है उसका समर्थन हम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ वो कार्यक्रम होता है वहाँ भी हम गए हैं। क्या ये चर्चा है साय साहब की कांग्रेस ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का ऑफर भी दिया था साय साहब को, और टिकट का भी ऑफर दिया था? नहीं, कोई ऑफर नहीं है, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अध्यक्ष तो बनना ही नहीं है, उनका आदमी बनेगा। हम प्रपंच क्यों अपने सर पर उठाएंगे? बीजेपी बजरंग बली को लेकर आ गई कर्नाटक चुनाव के बाद, लगातार राम हनुमान। छत्तीसगढ़ में साय साहब इतना लंबा समय हो गया आपको राजनीति करते हुए, छत्तीसगढ़ का कभी विधानसभा चुनाव धर्म, जाति, राम, बजरंग बली इस पर नहीं लड़ा जाता था। ये नई परिपाटी जन्म ले रही छत्तीसगढ़ में 2023 में। ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, अब उसको तो देखते जाइए। कैसे रोकेंगे? अब देखिए, ये जो है आदमी जब एकदम शायद निराश हो जाता है अपने जीत से, तब ये सारे तंत्र मंत्र सब कहाँ कहाँ क्या लेना है ऐसा कर रहे हैं कि क्या है। मैं भी सुना और लोगों ने कहा जाता है कि साय साहब से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है, तंत्र मंत्र तो साय साहब के हाथ में ही है। ठीक कर पाएंगे साय साहब? अब देखिए, मैं सोचता हूँ कि ये बातें भाई हनुमान जी सभी के हैं, और कोई भी देवता हो, कोई पूजा पाठ का आधार हो, तब वो तो सबके, वो राजनीति का आधार नहीं बनना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। वो सबके लिए है, सबका है। लेकिन ऐसे ही दिखता है कि अब स्थिति शायद ज़्यादा गड़बड़ हो रही है कि नाजुक है, क्या है, तो सारे विषय को सामने ला करके कोशिश की जा रही कि जीत हो जाए। ले देकर अब नेता मुखर हो रहे हैं। सरोज पांडे का पिछली बार एक बयान सामने आया था कि कार्यकर्ता जानते थे 2018 में सरकार नहीं बनेगी, किसके कारण नहीं बनी थी वो भी उन्होंने बातों बातों में बोल डाला। एक अभी आरएसएस के एक बड़े नेता का एक वीडियो वायरल होता, उनका भी कहना था कि रमन सिंह जी के चलते हम चुनाव हारे, और अभी भी ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बनाएंगे। परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में भी होना चाहिए 2023 के लिए, क्योंकि आपकी पार्टी रही है, भले आप उस पार्टी में नहीं, लेकिन अभी भी उसके बारे में आप सोचते हो कि अटल बिहारी आडवाणी की पार्टी में आप रहे साय साहब? जी, मैं कोई भी पार्टी हो, देखिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में केवल सत्तारूढ़ दल मजबूत रहे ये इसकी सफलता या लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विरोधी दल जो है वो भी मजबूत रहना चाहिए, ताकि सत्तारूढ़ दल ठीक ठाक काम कर सके, गलती न कर सके। सारी गलतियों को कान पकड़ने का काम विरोधी दल करता है, इसलिए विरोधी दल को भी मजबूत रहना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो भी बंधु हैं वो पार्टी को ताकतवर बनाने की दिशा में आगे बढ़ें, और जो भी कमजोर आदमी है, गड़बड़ कर सकता है, उसके कारण अगर स्थिति कमजोर होगी तो ऐसे व्यक्ति को साइड कर देना चाहिए। साय साहब, मुझे ये लगता है, और मुझे क्या सबको ये पता है कि साय साहब का खुद का मैथमेटिक्स, गणित बहुत ज्यादा काम करता है। आप रहते भले जशपुर में, लेकिन सरगुजा और बस्तर की हर नब्ज आप पहचानते हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी जितनी सीटें कांग्रेस के पास है, बस्तर की 12 की 12 सीटें, सरगुजा की 14 सीटें, आदिवासी विधायकों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है कांग्रेस की। क्या साय साहब को सुझाव देंगे सरकार को कि जल्द से जल्द उनकी स्थिति ठीक हो पाए? देखिए, उस संबंध में दल कुछ न कुछ इसका अनुशीलन करता होगा, कुछ न कुछ। आपने भी कुछ किया होगा? मैं तो अभी आया हूँ, 2 दिन हुआ है, मैं क्या करूँगा। लेकिन अगर ये बातें सामने आएंगी, क्योंकि ट्राइबल सीट बहुत संगीन है, केवल आप वहाँ किसी दल के हैं, किसी बात के हैं, कोई घोषणा है, उसके कारण आप नहीं जीत सकते। इसलिए वहाँ क्या क्या कमी है, क्या बेसी है। देखिए, बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ का नक्सली समस्या बहुत गंभीर है। मैंने 1-2 बार कहा कि भाई इसके समाधान के लिए वहाँ जो लोग हैं, क्या प्रॉब्लम है, उनसे भी बात की जानी चाहिए। उनके भी लोग हैं, प्रशासन बैठे और हमारे जैसे लोगों को भी बैठाया जाना चाहिए, जिससे विचार किया जा सके कि ये नक्सली आखिर
हैदराबाद कृपाकल नहीं है, खत्म हो गया, उधर के लोग इधर आ गए। तो क्या महाराष्ट्र भी कारण खत्म बन हो सकता गया। है? हाँ, क्या इसको ठीक करने के लिए की जा सकती है, इस विषय में भी बात होनी चाहिए। इसलिए वहाँ चुनाव में क्या स्थिति बनेगी, कैसा है, वहाँ भी वर्कर लोग हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, वो आने के बाद इसको आगे देखा जाना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना नंद कुमार साय जी को, बहुत साफ कहना है नंद कुमार साय जी का कि मैं पहले से कुछ तय नहीं करता, लेकिन स्थिति देख रहा था, लगातार स्थिति खराब हो रही थी और मुख्यमंत्री के अलावा और कोई दूसरा शख्स नहीं है जिनके चलते इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत सारी सलाह दी। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी उस सलाह को कितना मानती है, लेकिन बहुत साफ है उनका कहना, आदिवासियों के हित के लिए आज तक काम किया और आगे भी लगातार करता रहूंगा। आदिवासियों के हितों से समझौता चाहे मैं जिस पार्टी में रहूं नहीं करूंगा। तो खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत